नमस्कार, द प्रिंट और हमारे साप्ताहिक शो पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। डीके, हमें कई सारे सवाल आए हैं इस हफ्ते। हमारे दर्शकों ने सवाल भेजे। पहला सवाल लूंगी दिव्यांश गुप्ता का। बोल रहे, हम कहते हैं कि भाजपा 2024 के झटके से पूरी तरह उभर चुकी है, लेकिन फिर 2024 का वर्डिक्ट किस बारे में था? अगर ये दलितों की ओर से संवैधानिक बदलाव के प्रति उनके डर का संकेत था, तो क्या ये कम हुआ है? अगर ये मोदी को अपनी शक्तियों का कम दुरुपयोग करने का संकेत था, तो क्या एक मजबूत भाजपा एक बार फिर दबाव महसूस कर सकती है? अगर ये अर्थव्यवस्था का मामला था, तो अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया है। तो फिर पीछे मुड़कर देखें तो 2024 के झटके का कारण क्या था और उसे कैसे ठीक किया गया? देखिए, मैं इस आर्ग्यूमेंट से इतना कन्विंस नहीं हूँ कि अपोजिशन का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे जो कैंपेन इन्होंने चलाया कि 400 पार का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान चेंज करने जा रहे हैं, और इसलिए काफ़ी जो है सो लोग निकल गए जी। दलित स्पेशली जिनका रेफरेंस दे रहे हैं, उससे मैं उतना ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। बिकॉज देखिए, बीजेपी का भी शेयर देखिए तो 1 परसेंटेज पॉइंट से भी कम आया है 2019 के मुकाबले। वोट से उनका मोरलेस वही रहा है। अपोजिशन का भी कितना बढ़ गया, उसको बस वही 1 परसेंटेज पॉइंट से अब कांग्रेस का भी बढ़ा है 2019 के मुकाबले। ऐसा कोई ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं हुआ। जहाँ तक ये है कि इसके इम्पैक्ट की बात है तो अब मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश में करीब 17% दलित पॉपुलेशन है। अगर इम्पैक्ट होना होता, मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा स्वीप कर गया, 29 के 29 सीट बीजेपी ले गई वहाँ पे। जी। तो अगर उसका होता जहाँ 17% पॉपुलेशन, इम्पैक्ट वहाँ क्यों नहीं दिखा? तो ये एक थोड़ा सा जनरल लोगों ने बना लिया है। मेरे ख्याल से अपोजिशन उससे ज़्यादा कन्विंस्ड है, बिकॉज उसके बाद वो हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर जो कॉपी लेकर चलते हैं, उनका रुख ही नहीं रहा है। वो नहीं था, उस वक्त बहुत कुछ हुआ। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर जैसे मानता हूँ, जो आरएसएस ने विड्रॉ कर लिया था। कई कारण हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब आरएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, नीचे जो उसको ग्राउंड बेस जो जिनकी ज़रूरत है, आरएसएस ने कई जगह पे विड्रॉ कर लिया था कैंपेन से। उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कई बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, गलत लोगों को टिकट दिए गए स्पेशली यूपी। और में तो मतलब आपने सीएम को इन्वॉल्व ही नहीं किया टिकट डिस्ट्रीब्यूट, किसको टिकट देना है नहीं देना है। अब योगी आदित्यनाथ वो इन्वॉल्व ही नहीं थे, दूसरी पार्टी से लोग आप देते चले गए। तो वो जो एक इंटरनल एक मिसमैनेजमेंट भी जो बीजेपी को हुआ, उसका भी थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट पड़ा। प्लस चूंकि इंडिया ब्लॉक जो बना, उसमें जो इनका जिस तरह से लड़े अलग अलग स्टेट में साथ होके, तो उनका थोड़ा सा कई सीट्स पे असर पड़ गया। अदरवाइज वैसे देखें तो बहुत कुछ खास नहीं उसमें आपको चेंज नजर आ रहा है। जी। तो ये कहना कि संविधान वाला काफ़ी गलत गया, वो मुझे नहीं लगता। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक और बीजेपी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी। जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, उससे लग रहा था ओवर कॉन्फिडेंस से दिख रहा था। देखिए, अगला सवाल सुमित झा का है। बोल रहे हैं, वी सॉ एक बीजेपी एमपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम्स करते हुए कि कुछ फॉरेन अकाउंट्स इंडिया के खिलाफ लिख रहे हैं। कोई भी टेक सेवी व्यक्ति उनके दिए गए तर्कों की कमियां आसानी से देख सकता है, लेकिन जिस विश्वास के साथ उन्होंने ये बातें कही, उससे ये बातें हमारी राजनीतिक चर्चा में जायज हो जाएंगी। ये टेलीवाइज्ड होंगी, पब्लिश्ड होंगी, ट्रिविलाइज की जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके आधार पर सोच को मैनिपुलेट और मोनोपोलाइज किया जाएगा। मेरा सवाल, वो बोल रहे हैं कि ये है कि क्या ये कॉन्फर्मेशन बायस है जो समय के साथ बनता गया, जिसकी वजह से लोग पॉलिटिकल पार्टी की बातों पर दूसरी सोच नहीं रख पाते? ये फिर बीजेपी का कम्युनिकेशन इतना, या फिर माफ कीजिएगा, बीजेपी का कम्युनिकेशन इतना मजबूत और इतना रेपिटेटिव है कि 100 एब्स्ट्रैक्ट बातें भी बार बार बोलने पर सोसाइटी के एक बड़े हिस्से के लिए ट्रूथ बन जाते हैं? देखिए, कन्फर्मेशन बायस पे मैं बोलूँगा कि ये जो स्टोरी की बात कर रहे हैं, वो जिस पे आपने डिटेल में किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको एलेबोरेट कर दें, कैसे कितनी उसमें गलतफहमी है और कितना सच है। पहले आप उस सभी को बोल दें, फिर मैं कंफर्मेशन बायस पे आता हूँ। जी बिल्कुल। तो इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने एक्स का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी एक नई फीचर आया है, जिससे अबाउट दिस अकाउंट जो सेक्शन होता है किसी भी प्रोफाइल का, उसमें आपका अकाउंट किस देश में है या किस एरिया में है दुनिया के, वो दिखाई दिया जाता है। आप चूज कर सकते हैं कि देश है या दुनिया का है। अब इसके बाद जैसे ही वो इस वीकेंड ही ये फीचर नया लाया गया, इसके बाद कई अकाउंट्स ने ऐसा देखा कि कई जो सोशल मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे अकाउंट्स हैं जो कांग्रेस के हित में बात करते हैं और जो सरकार है उसकी पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं, वो कई प्लेटफॉर्म्स, और वो ऐसा लगता है कि भारत में बेस्ड है। वो एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है।
है कि वो या तो लिखते हैं कि वो भारत के किसी सिटी में है या वैसा उनका लगता है, वो अकाउंट्स भारत के बाहर के हैं। तो ये कई अकाउंट्स पाकिस्तान के पाए गए, बांग्लादेश के पाए गए। तो इसकी काफ़ी बातें हुई, स्क्रीनशॉट शेयर किए गए और बीजेपी के कई नेताओं ने भी ये बोला उसमें कि ऐसे लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है, भारत की नीति और भारत का जो सोशल डिस्कोर्स है उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस का, बाहरी इन्फ्लुएंस का एक कैंपेन है। अब इसके खिलाफ भी कई बातें बोली गई हैं। इसमें जो तकनीकी चीज़ें बता दूं तो कि एक्स प्लेटफॉर्म ने खुद भी कहा है, जब हम उस फीचर पे क्लिक करते हैं तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये लोकेशन हो सकता है एक्यूरेट ना हो अगर आपने कभी ट्रैवल किया है रिसेंटली या वैसा कुछ। दूसरी जो बात सामने आई है, जब कई अकाउंट्स को देखा गया, जैसे कॉमेडियन कुणाल कामरा के लिए किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि वो सिंगापुर में बेस्ड है, क्योंकि एक्स में उनका सिंगापुर लोकेशन दिखा रहा था, बीजेपी का दिखा दिया, गुजरात बीजेपी का, जी जी, अब वो हाँ। आयरलैंड से चल रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस का भी दिखा रहा था आयरलैंड से चल रहे हैं। पर ये पाया गया, कुणाल कामरा जी ने भी रिस्पॉन्ड किया, ये पाया गया कि कई अकाउंट जब वीपीएन यूज करते हैं इंडिया में ही चाहे वो हो, तो वो अलग देश हो सकता है आपके एक्स अकाउंट पे दिखा रहा हो। वो भी एक बात कही गई। कई अकाउंट्स ने ऐसा बोला कि इस वजह से हमारा अकाउंट बाहर दिखाया जा रहा है। प्लस जिस तरह से एक्स ने भी बोला है कि हो सकता है ये लोकेशन एक्यूरेट ना हो। तो ये सब थोड़े लूप होल्स भी हैं उस तर्क में जो जिनकी ये बात कर रहे हैं। ये जो कंफर्मेशन बायस में आता है, ये जो कह रहे हैं वो देखिए, ये पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, अगर वैसे देखा जाए तो। अब पोस्ट ट्रुथ ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स को अभी नया आया है कि अब आप पीछे जाएंगे तो आप प्लेटो तक चले जाएंगे कि वो जब नोबल लाइज की बात करते थे कि जिस झूठ से जो है सो समाज का और आपके स्टेट का भला हो, तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं होती है। या मैकियावेली पे जाएंगे तो उनका भी वही है कि अगर आपको पावर डिटेन करने के लिए जो है कुछ भी करना पड़े आप करो। तो वो एक दूसरा है, इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। लेकिन पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स जो हमारे एक मॉडर्न अभी जो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट जो एक इस माहौल में जो आया है, उसका बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है किसी चीज़ का, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो भी हों वो आपके इमोशन से खेलेंगे, कि जो अपील करता है आपके आइडेंटिटी से। उसमें कई बार प्लेन लाई होगा, सफ़ेद झूठ जिसको कहते हैं, या फिर सच लेकिन बहुत मिसरिप्रेजेंट करके, मिसलीड करके बताया जाता है, और बार बार बात चलती रहती है तो लोगों को जैसे विश्वास होने लगता है। लेकिन पोस्ट ट्रुथ एक रियलिटी, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स रियलिटी है, यहाँ नहीं। मतलब अमेरिका में आपने देखा, ट्रंप को लेके कहा जाता है कि फर्स्ट टर्म से है कि अब उनका, जैसे एक देख रहा था मैं कि एनवाईटी ने इनके पिछले इलेक्शन के समय में जी, कि वो जो कहते थे उसमें एनवाईटी ने अपना कुछ, उनका मैं रेफरेंस देख रहा था कि एक स्टडी किया था जिसमें पता चला कि 2/3 से ज़्यादा बातें जो है सो मिसरिप्रेजेंटेशन है, सच्चाई नहीं है, लेकिन जनता को विश्वास हो रहा है। तो जब एक इमोशन पे एक जिस तरह की बातें करते हैं उससे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें मिसरिप्रेजेंटेटिव फैक्ट्स हुआ तो वो भी चल जाता है, फैक्ट्स के रूप में ही चल जाता है। अनफॉर्चुनेट है, बट देखिए सोशल मीडिया के एज में ये और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली वो जो कहते थे ना कि एक ही बात को जब 100 बार बोल दो, अगर झूठ को तो सच बनाने की कोशिश करते हो, वो एम्पलीफाई हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये सारी पार्टीज करते हैं। अब बिहार में देख लीजिए, अपने पूरे घुसपैठियों का नैरेटिव चला। SIR में इलेक्शन कमीशन डेटा तक देने को तैयार नहीं है कि कितने बाहर से आने वाले पाए गए जी, लेकिन सारा नैरेटिव चला। जब इलेक्शन कमीशन ने SIR अनाउंस किया था तब भी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि इसमें जो है सो बाहर वाले लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बाद में बीजेपी ने घुसपैठियों का जो एक नैरेटिव चलाया, कुछ निकला नहीं है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन कोई डेटा देने को तैयार ही नहीं है, लेकिन वो चल गया है बिकॉज लोगों को लगता है घुसपैठी आ रहे हैं। लोगों को लगता है ठीक है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बिकॉज कोई और जाके ले जा रहा है। और जैसे असम में कई स्टेट्स में है, बहुत सारे हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ भी होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स आपका चल जाता है और सारी पार्टी धीरे धीरे मास्टर कर रही है। अब वोट चोरी कैंपेन ही देख लीजिए, अब कोई भी सब्सटेंटिव अब कहीं भी आपको किसी पार्टी से नहीं आ रहा है कि वोट चोरी हुई है, कहाँ हुई है। आप केवल डेटा दिखा रहे हैं कि अच्छा ये नहीं था वोट, इसने वोट नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया, किसने कराया। अगर वो दूसरे तरह के वोटर्स थे जो कि किसी पार्टी ने करवाए, तो उसने किस पार्टी को वोट दिया इसका कहीं पे कोई सबूत नहीं है जी। लेकिन फिर एक नैरेटिव आप चलाते हो, वो सारा एक पोस्ट ट्रूथ का पार्ट होता है कि एक फैक्ट्स कुछ और होता है और उसको जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हो वो एक अलग होता है। एक नया एक राजनीति में एक नई तरह का एक शुरू हुआ है।
खास करके 2016 के बाद से। उसमें ब्रेक्सिट के बारे में वही कहा जाता था, ईयू में रहना है नहीं रहना है, उसके बाद में ऐसा कुछ फैलाया नैरेटिव कि निकल ही गए वो लोग। तो वहाँ उसके बाद से जो है, ब्रेक्सिट के बाद से, ये एक डिक्शनरी में ही पोस्ट ट्रूथ का नाम जो है इंक्लूड हुआ था उसके बाद से। नया फिनोमिनन है, जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया से और ज़्यादा बढ़ गया है। कितना दिन चलता है देखते हैं। एक्स की नए फीचर पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है और डिटेल में आर्टिकल लिखा है और एक वीडियो भी किया है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। देखिए, अगला सवाल सत्यप्रज्ञन दास का है। वो बोल रहे क्या भारतीय विपक्ष को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की साझा मांग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? भाजपा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन कम से कम इस पर बहस तो शुरू होगी। अगर हम बिहार के नतीजों पर ही नजर डालें तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतने विविध मतदाताओं के लिए FPTP फिर फर्स्ट पास द पोस्ट कितना निर्दयी और रूथलेस हो सकता है। देखिए, FPTP प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके भी कई फॉर्म्स होते हैं। इसका डिबेट इंडिया में नहीं, बाहर हमेशा चलता रहा है। कई जगहों पे जो है सो बाहर में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। लेकिन देखिए, ये थोड़ा डेस्परेशन हुआ कहने कि अगर अपोजिशन जीत नहीं पा रही है इलेक्शन तो ये FPTP खराब है। FPTP की खामियां हैं। अब जैसे किसी को 30% भी वोट मिलता है, लेकिन वो अगर फर्स्ट पास द पोस्ट में, अगर आपको बस अपने मेन राइवल जो है उसे एक वोट ज़्यादा लाना है, आप इलेक्ट हो जाते हो, MP हो, MLA हो, तो बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। या सपोज किसी पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर उसका कोई कैंडिडेट है और उसको उस तरह का मिल गया, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का कोई लोग वहाँ पे है, उनको ज़्यादा मिल गया, तो दूसरे लोग जो उन्होंने नहीं दिया वो बच जाते हैं, छूट जाते हैं। और बहुत ही माइनॉरिटी, अब 30% वोट लाएंगे, 35% वोट लाएंगे, अब उसमें आप मतलब आप जीत जाते हैं। तो FPTP के खिलाफ ये कहा जाता है कि इससे सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, हर एक आदमी के वोट का वैल्यू होना चाहिए। FPTP में हर एक का नहीं वैल्यू होता है, कि बहुत बाहर रह जाते हैं। तो और कई भी इसके इस पर काफ़ी चर्चाएं होती रही है। लेकिन वापस आप जाएंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये बात चली थी तो BR अम्बेडकर FPTP के फेवर में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उसमें वो कह रहे थे कि देखिए FPTP इंडिया को, अभी हमारी सरकार को जो है सो स्टेबल गवर्नेंस की जरूरत है। जो स्टेबिलिटी FPTP मिला था, किसी पार्टी को मेजोरिटी मिला, चलिए बीच में कुछ कोलिशन का फेज चला, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपका मोस्टली कोलिशन गवर्नमेंट ही होती है उसमें, क्योंकि सारे पार्टी जब उसमें रिप्रेजेंटेड होकर आएंगे, और वो अनस्टेबल होती है बहुत सारी जी। तो कोई डिसाइसिव एक्शन लेना हो, उसमें हर एक छोटी छोटी पार्टियां जो है, जो अब उन पे सब पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की एक पार्टी को इस तरह की मेजॉरिटी उसमें नहीं आएगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, तो डिसीजन मेकिंग आपका स्लो हो जाएगा। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, अब किसी भी छोटी सी कोई डिसीजन लिया आपने, कोलिशन पार्टनर्स को इधर छोड़ के उधर चले गए, फिर 4-5 अलग पार्टी मिलकर फिर से सरकार बना रही है, कोई कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। तो इंडिया को जरूरत है स्टेबल गवर्नमेंट की, डिसाइसिव गवर्नमेंट की, जिसमें FPTP काम कर रही है। कुछ खामियां हैं उसमें। एक लॉ कमीशन की एक अच्छी रिपोर्ट आई थी 1999 में, आई गेस, हाँ 1999 में ही था। उसमें उन्होंने एक लॉ कमीशन एक रिकमेंडेशन दिया था कि 543 जो आपके लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको आप वही रखिए, उनको आप FPTP से करवाइए। फिर आप 25%, वो करीब 136 मोर सीट्स है, वो आप बढ़ा दीजिए और उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, तो ताकि बाकी पार्टीज का भी जो है रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो, या फिर इसी तरह से असेंबली में बाकियों का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए जी। तो उसमें FPTP और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मिक्स करके लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था। उस पर खैर उसके बाद उस पर हुआ नहीं कोई काम। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, FPTP में खामियां हैं, लेकिन इसमें आप जाएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, उसकी जितनी खामियां आपको दिखेगी, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमारे इंडिया में अभी इतने भी हमारे वोटर्स अभी सारे इतने कॉन्शियस नहीं हुए कि वो समझ पाए कि अब कई तरह प्रोपोर्शनल कई तरह का होता है उसमें। अब कैसे काउंट किया जाता है, अब पार्टी जो है सो कैसे अपने कैंडिडेट देगी, सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट होगा, मल्टी मेंबर होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। अब ये आप वोटर को इस तरह का चॉइस सब देंगे तो उसमें उनको प्रॉब्लम होगी। मतलब अभी जो हमारी इंडिया में हालत है, FPTP बड़ा सिंपल है, आप जिसको चाहते हैं वोट दीजिए। हाँ, ये बात कह सकते हैं बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन छूट जाता है जिसने उस कैंडिडेट को नहीं दिया पार्टी जी। उसमें एक बड़ी फायदे भी जो FPTP के आपके हैं कि पार्टी डिसाइड नहीं कर रही है कि आपको कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप चुन रहे हैं। तो आप कैंडिडेट, अगर
पार्टी के बेसिस पे होने लगेगा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है। जब पार्टी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो लोग पार्टी के लिए ही केवल वोट कर रहे हैं, तो कैंडिडेट को क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्यों आएगा, क्यों काम करेगा? पार्टी में है, हो जाएगा वहाँ नॉमिनेट। और डिसीजन कौन मेरा एमपी बनेगा, कौन मेरा एमएलए बनेगा, ये पार्टी के नेता लेंगे, वो आप नहीं डिसाइड करोगे, वो पार्टी तो अपना लिस्ट दे देगी कैंडिडेट्स का। तो देखिए बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं, बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। उसमें एक लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन की बात की, वो है मतलब वर्थ कंसिडरिंग, क्योंकि ये पार्ट भी है कि रिप्रेजेंटेशन सबका जो है सो नहीं आ पाता है, उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन एज इट इज अगर दोनों में से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एफपीटीपी में कंपेयर करेंगे तो अभी हमारे इंडिया के लिए एफपीटीपी बेस्ट सूटेड है। थोड़ा सा मिक्स जो लॉ कमीशन कह रहा है डिजायरेबल है, कंसिडर करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। खैर ये गवर्नमेंट पे है, बट ओवरऑल एफपीटीपी बेटर है। अब इसमें अगर अपोजिशन पार्टी को लगे कि मतलब हम तो कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं इस तरह से, सारे लोग सत्ता में आते ही रहते हैं, मतलब सबका एक टाइम आता है, इतना डिस्परेशन अपोजिशन पार्टी को नहीं होना चाहिए कि शायद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शायद हो सकता है कि हमारा जो है सो इंश्योर हो जाए कि हम भी हैं, मतलब आपके पार्लियामेंट में हो या नीचे। जी। देखिए अगला सवाल आदित्य का है, वो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली का कोई महत्व है या नहीं, इस तथ्य को देखते हुए कि पार्टी को हाल ही में बिहार चुनाव में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है? क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए क्षेत्रीय दल इस रैली में शामिल नहीं होंगे? पहली बात, उसका इम्पोर्टेंस जो है उस रैली का मेरे लिए बहुत मेजर इम्पोर्टेंस है उसका। ये आपको ये शो करता है कि अपोजिशन कुछ भी हो जाए, जनता कुछ भी सिग्नल करे, लेकिन हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। मतलब जनता कुछ भी हमें इंडिकेट कर रही हो कि नहीं विश्वास है हमारा उसमें, लेकिन हम फिर भी वही करेंगे। मतलब जनता को हम जो कह रहे हैं वही सच्चाई है, जनता जो कह रही है वो सच्चाई नहीं है। तो ये मेजर टेक अवे मेरे लिए उस रैली का है, ये अपोजिशन का एटीट्यूड दिखाता है। दूसरा, रीजनल पार्टीज में देखिए कुछ लोग कमिटेड हैं। अब जैसे टीएमसी हुआ, तमिलनाडु कांग्रेस इसको लेके बाहर चली जा रही है। आपके अखिलेश यादव ने भी जो है सो वोट चोरी वाला जो है बिहार इलेक्शन पर उन्होंने भी उसको सपोर्ट कर दिया है। तो कुछ लोग उस तरह का जो एक एंटी बीजेपी उनको उस तरह जो कैंपेन करना है कि ये सही है कि ये मैंडेट चोरी कर लेते हैं, तो कुछ लोग चलाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल क्षेत्रीय पार्टी हो या कोई भी नेशनल पार्टी हो, वोटर्स का जो इशारा होता है उनको समझना चाहिए जी। नहीं तो कभी वो उनका मैंडेट फिर कभी नहीं पाएंगे इस तरह से। देखिए अगला सवाल, इनका यूजर नेम है मनाओ मैन। वो बोल रहे हैं कि मणिपुर में अगला चुनाव 2027 में होना है और हालांकि अभी कोई निश्चित भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन मौजूदा ग्राउंड रियलिटी यही बताती है कि भाजपा जनता से अपना जुड़ाव खो चुकी है और फिलहाल बैकफुट पर है। इसके अलावा गवर्नर के हालिया कदम पब्लिक सेंटिमेंट के अनुरूप नहीं लग रहे हैं, जिसका राज्य में भाजपा की संभावनाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। केंद्र मणिपुर में सक्रिय या एक्टिव क्यों नहीं है? पिछले कुछ सालों में राज्य में कोई नई नीति नहीं बनी है, लेकिन राज्य की राजनीति के पिछले 2 दशकों की तुलना करें तो भाजपा ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो भाजपा के सत्ता में आने की क्या संभावना है? देखिए ये मणिपुर का बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया, किसी के लिए भी सॉल्व करना जी। बीजेपी की गलती थी, वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट की गलती थी जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया शुरू में। लेकिन अभी जो स्थिति है, अब एथनिक लाइंस पे आपका जोग्राफिकल एक पूरा एक फाड़ हो चुका है। कुकीज अलग एरिया में रहते हैं, मेतेई अलग एरिया में रहते हैं, एक दूसरे के एरिया में घुस नहीं सकते। और जब इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मनाना किसी को मुश्किल होता है। अभी सेंटर से ऐसा नहीं है बैठी हुई, सेंटर कोशिश कर रही है और इवन आरएसएस इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गया। आपने देखा मोहन भागवत वहाँ पे गए थे मणिपुर में, काफ़ी उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की कैसे हो सकता है। उसके पहले BL संतोष साहब के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो गए हुए थे एक्सप्लोर करने के लिए एमएलए से बात करके कैसे बन सकता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल स्थिति है अभी कि कोई भी कंसेंसस बिल्ड करना उससे बहुत मुश्किल होगा जी। जहाँ तक बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स की बात है, अभी की स्थिति में तो अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी का कोई मतलब बीजेपी किसी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। आपने देखा लोकसभा में कैसे पूरा कांग्रेस मतलब उसको ले गई आपके आउटर मणिपुर को। तो अभी ग्राउंड की रियलिटी वही है कि बीजेपी बहुत मुश्किल में है अभी, इसीलिए फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह गवर्नमेंट बने कि थोड़ा सा आगे उसको बात को ले जाए, थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे वो। लेकिन वो गवर्नमेंट फॉर्म करना भी इतना मुश्किल है कि इतने फैक्शंस बने हुए हैं, किस किस को आप सपोर्ट करोगे? केवल आपके कुकी एमएलए मेती एमएलए से तो बनना नहीं है जी। कौन साथ में है? कोई आपको
कोई कुकी एमएलए किसी अगली बीजेपी गवर्नमेंट जो बनेगी, मतलब जो भी जब भी करने में सफल हों, कोई आके मंत्री बनना चाहेगा, कोई आना चाहेगा वहाँ पे इम्फाल में आके असेंबली अटेंड करना हो तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है अभी ग्राउंड पे, और कभी छोटा सा भी स्पार्क होता है तो फिर से वो बिगड़ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं अभी की स्थिति में ब्लेम गेम भी नहीं जाऊंगा। ये सही है कि बीजेपी ने सारा स्पॉइल किया, बहुत बैडली हैंडल किया गया मणिपुर को, लेकिन अभी की स्थिति में बीजेपी क्या किसी भी पार्टी के लिए अभी थोड़ा सा, कोई भी पार्टी होती तो अभी की स्थिति बहुत मुश्किल है। देखिए, आज का आखिरी सवाल लूंगी। दिव्यांश गुप्ता का बोल रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सवाल है उनका, क्या कोई ऐसा राज्य है जहां प्रशांत किशोर जैसी राजनीति के लिए ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड हो? देखिए, कहने को तो बिहार में ज़्यादा उस तरह की होनी चाहिए राजनीति। सबसे गरीब स्टेट है आपका, पर कैपिटा इनकम सबसे लो है आपका 69,000। पूरा कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें। तो वैसे में तो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो लेके आ रहा हो उसकी ज़्यादा चलनी चाहिए। तो ये नहीं कि दूसरा फर्टाइल ग्राउंड क्या होगा, मतलब बिहार को फर्टाइल ग्राउंड होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें जिस तरह से पॉलिटिक्स जिस तरह की हो रही है देख रहे हैं वो, लेकिन हुआ नहीं। एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए लोगों को तैयार करने में भी टाइम लगेगा। देखिए, कोई मूवमेंट होता है तो आपको अचानक कुछ रिजल्ट दिखेगा जी। अब अन्ना हजारे का जो एक एंटी करप्शन एक मूवमेंट चला दिल्ली में, तो उसका इम्पैक्ट दिखा, एक नया एक अरविंद केजरीवाल निकल के आया। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर के पहले पार्टी को बिल्ड करना, फिर इश्यू बेस्ड करना, 3-3.5 साल में ही उनसे हुआ नहीं। अब फिर बैठ रहे हैं, आगे देखें कितना होता है। ये ऐसा भी नहीं है उनकी पार्टी खत्म हो गई है और वो छोड़ के भाग चुके हैं। हो सकता है अगले 5 सालों में वो जनता को उनका माइंडसेट और जिस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ की राजनीति है उसको शायद चेंज करवाने में सफल हो। लेकिन ये नहीं है कि बिहार में नहीं हुआ क्योंकि दूसरे स्टेट में बेटर हो सकता था। बिहार में एक्चुअली ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बहुत ज़रूरत है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।